उस दौरान आपने नौकरी जो कर रहे थे छोड़ दी थी, अच्छी खासी नौकरी, सैलरी भी थी अच्छी खासी। उसको छोड़ने के बाद जब 3 बार नहीं हुआ तो कहीं ऐसा नहीं हो यार छोड़ देता हूँ मैं, फिर उसी जॉब में चला जाता हूँ, पापा से कब तक पैसे मांगूंगा, अब खुद कुछ करना पड़ेगा, ऐसा ख्याल मन में कुछ आया? लगातार 3 बार क्लियर करते गए, तो प्रीलिम्स के लिए कैसे क्या स्ट्रेटजी आप अपनाते थे? तो प्रीलिम्स में 2 चीज़ें रहती है, मतलब 2 बार 2 टाइप के हाईलाइटिंग की हुई है। यहाँ पे एक बक्से में हाईलाइटेड है जो कि मेजर हाईलाइट है, और दूसरी अंडरलाइन है बहुत सारी जगह पे। नमस्ते स्टूडेंट, लाइव देख रहे हैं और आज हमारे साथ तुषार सर हैं जिन्होंने 340 रैंक के साथ यूपीएससी में अपना स्थान हासिल किया है। और आज विषय का हमारा जो मुख्य उद्देश्य होगा, हमारे पास देख रहे हैं ढेर सारी कॉपियाँ हैं और ये कॉपियाँ ऐसी वैसी नहीं हैं, यूपीएससी में जो अहम भूमिका निभाता है मेंस जो होता है, जहाँ पे से डिसाइड होता है कि आप इंटरव्यू में जाएंगे या नहीं जाएंगे, तो उसकी कॉपियाँ हैं जिसके बारे में हम सर से विस्तार में चर्चा करेंगे। लेकिन सर उसके पहले हम जानना चाहते हैं कि आपका एजुकेशन बैकग्राउंड वगैरह कैसा था? आप दिल्ली में ही रहकर पढ़ते थे कि या सेल्फ स्टडी घर में रहकर पढ़ते थे, क्या था? तो मैं वैसे तो दिल्ली में बॉर्न एंड बॉट अप हूँ, मैंने अपनी स्कूलिंग दिल्ली में ही करी है। फिर मैंने आईआईटी बॉम्बे से इंजीनियरिंग करी थी। उसके बाद मैंने 2 साल काम किया था। तो मतलब मेरे पे एक दृष्टिकोण है उन बच्चों के लिए जो सर्विस छोड़ के इस पेपर की तैयारी करनी। विस्तार से थोड़ा बताइए। आप आईआईटी बॉम्बे में थे, वहाँ पे आपने 4 सबमरीन भी बनाई, इन सब चीज़ों को इंक्लूड करके बताइए। तो एक्चुअली मैं आईआईटी बॉम्बे के अंदर एक स्टूडेंट सबमरीन टीम रहती थी, तो मैं 4 साल उस सबमरीन टीम से जुड़ा रहा था। तो हमने स्टूडेंट सबमरीन टीम में रह के 4 साल मैंने 4 सबमरीन बनाई थी। 4th ईयर में मेरे को उस टीम का टीम लीडर बना दिया गया था। तो मेरे पे वो मतलब सॉर्ट ऑफ प्रमोशन था वो टीम के अंदर। तो हम यूएस बेस्ड एक कंपटीशन रहता था, उसमें अपनी सबमरीन लेके जाते थे, इंडिया को रिप्रेजेंट करते थे हम। और खुशकिस्मती से जब मैं टीम लीडर था उस साल हमारी टीम इंटरनेशनली 2nd आई थी। तो तुषार सर जो हमारे सामने बैठे हैं वो बचपन से ही पढ़ने में एक अच्छे स्टूडेंट थे या कुछ बाद में समझ में आया कि हाँ ऐसा कुछ करना चाहिए? तो मैं बचपन से साइंस और मैथ में तो हमेशा से अच्छा रहा था, लेकिन ये एसएसटी कहा जाता था हिस्ट्री टाइप के सारे सब्जेक्ट्स को, तो उसमें मैं कभी अच्छा नहीं था। और जीके में भी मैं कभी अच्छा नहीं रहा। लेकिन अब मैंने ये सब्जेक्ट्स को दोबारा पढ़ लिया है, होपफुली कुछ इम्प्रूवमेंट तो कर लिया है। अब अच्छा हो गया तभी तो सिलेक्शन हो गया है, कुछ कह सकते। पापा किस में अहम भूमिका थी? मतलब इस पेपर की तरफ मोड़ने पेपर की तरफ, दूसरी बात जीवन में कहीं ना कहीं जो पहले नीचे उतारता था एकदम से चढ़ाव होता गया। अब आईआईटी बॉम्बे गए, फिर यूपीएससी क्लियर किया है, तो कहीं ना कहीं तो मतलब फैमिली की अहम भूमिका तो रहती है। विदाउट फैमिली सपोर्ट ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता था। मतलब जब मैं जेई के लिए भी तैयारी करता था तब भी फैमिली सपोर्ट मेरे पे फुल था। इस तैयारी में भी 5 साल मैं नौकरी छोड़ के घर पे बैठा रहा। तो मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट के अलावा भी इमोशनल सपोर्ट की बहुत ज़रूरत पड़ती है। 5 साल एकदम नौकरी पेशा आदमी नौकरी छोड़ के बैठ के इस पेपर के लिए तैयारी कर रहा हूँ और कोई उम्मीद भी नहीं है कि ये होगा। तो उस साइड पे फैमिली सपोर्ट के बिना हो ही नहीं सकता था ये पेपर। तो जैसे आप बता रहे हैं कि 4th अटेम्प्ट में हुआ, 3 अटेम्प्ट में नहीं हुआ, उस दौरान आपने नौकरी जो कर रहे थे छोड़ दी थी, अच्छी खासी नौकरी, सैलरी भी थी अच्छी खासी। उसको छोड़ने के बाद जब 3 बार नहीं हुआ तो कहीं ऐसा नहीं हो यार छोड़ देता हूँ मैं, फिर उसी जॉब में चला जाता हूँ, या फिर ऐसा कुछ हुआ कि यार जीवन यापन करने के लिए मैं पापा से कब तक पैसे मांगूंगा, अब खुद कुछ करना पड़ेगा, ऐसा ख्याल मन में कुछ आया? तो मेरे फादर की साइड से मेरे पे बहुत वो था मतलब मेरे को पापा ने कभी फाइनेंशियली कुछ कहा नहीं। कह रहे थे कि 30 साल की उम्र तक तो अगर करना है तो कर ले। पर लेकिन मेरे खुद के अंदर से रहता था मेरे को कि नहीं, काफ़ी साल हो चुके हैं। तो ये साल मैंने एक तरह से सोच ही लिया था कि अगर इस साल नहीं हुआ तो मैं वापस कॉर्पोरेट इंडिया में चला जाऊँगा और वहाँ प्राइवेट सेक्टर में अपना नाम कमाऊँगा। ओके, 3 अटेम्प्ट का रिजल्ट कैसा रहा जिसमें नहीं हुआ? कुछ न कुछ कमियां रही होंगी, फिर आपने इम्प्रूव किया होगा। और किस ईयर में आपने दिया था 3 अटेम्प्ट, उसके बारे में? तो मैंने 2018 फरवरी, इनफैक्ट 7 फरवरी 2018 को नौकरी छोड़ी थी। तब से ही मैं पढ़ रहा था। मैंने पहला अटैम्प्ट 2018 में दिया था, जो कि मैं कहता हूँ शायद गलती थी मेरी तरफ से, क्योंकि 2-3 महीने में अटैम्प्ट नहीं देना चाहिए और पढ़ना चाहिए। एटलीस्ट साइंस साइड के बच्चे को तो नहीं देना चाहिए क्योंकि उसको टाइम लगता है एडजस्ट होने में ह्यूमैनिटीज से। तो वो अटैम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स नहीं निकला था। फिर 2019 में मैंने दोबारा दिया था, उसमें मेरा मेंस नहीं निकला था।
फिर 2020 में मैंने तीसरी बार दिया था। इस बार मुझे उम्मीद थी कि मेंस निकलेगा और इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी, लेकिन इस बार भी मेरा मेंस नहीं निकला था। फिर मैंने 2021 का अटैम्प्ट नहीं दिया था क्योंकि मैंने एक साल ड्रॉप कर लिया था पढ़ाई पे फोकस करने के लिए। बार बार मेंस नहीं निकल रहा है तो मेंस पे फोकस कर रहा था। तो मैंने 21 छोड़ के 22 में दोबारा दिया था और होपफुली भगवान की दुआ से 22 वाला अटेम्प्ट निकल गया। आपने तीनों बार प्रीलिम्स क्लियर किया? पहली बार मैंने प्रीलिम्स नहीं क्लियर किया था, फिर बाकी 2 बार मैंने प्रीलिम्स क्लियर किया था। मेंस तो गए 3 बार लगातार, तीनों बार क्लियर करते गए। तो प्रीलिम्स के लिए कैसे क्या स्ट्रेटजी आप अपनाते थे? तो प्रीलिम्स में 2 चीज़ें रहती है, मतलब ये एक मंजिल है तो रास्ते भी होंगे, और एक मेंटर भी जो मुश्किलों को आसान बना दे। नतीजे संयोग नहीं होते, दूसरों से बेहतर स्कोर होते हैं। GS Score, an institute for civil services. Good career is a process, and mentoring at GS Score is driven by primarily 2 objectives. One is empowerment and another is excellence. This is what we are known for. कामयाबी की राह पर 1000 से भी ज्यादा निशान। GS Score। पहली चीज़ तो रहती है प्रैक्टिस का बहुत इम्पोर्टेंस है प्रीलिम्स में, क्योंकि एक एक नंबर पे बहुत हज़ारों बच्चे खड़े हैं प्रीलिम्स में। तो प्रीलिम्स में मैं पर्सनली 50 से ज़्यादा मॉक टेस्ट प्रिपेयर करके जाता था, ताकि मैं 2 घंटे में मतलब 100 क्वेश्चन करना, 1-2 मिनट भी पूरे नहीं है आप पे क्वेश्चन के लिए। एक आधा मिनट तो क्वेश्चन पढ़ने में लग जाता है, बाकी 1 मिनट में आप डिसाइड करना कि ABCD में से क्या भरना है, वो थोड़ा ट्रिकी रहता है। तो इसलिए प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ती है। तो एक है एस्पेक्ट, तो प्रीलिम्स में आप जितनी प्रैक्टिस कर सको उतनी कम है। एक साल तो मैं 100 मॉक टेस्ट भी करके गया था, 107, क्योंकि वो उस कोविड की वजह से एक्सटेंड हो गया था टाइम, तो प्रैक्टिस में रहने के लिए मेरे को 107 मॉक टेस्ट करने पड़ गए थे। तो लेकिन 50 सफिशेंट रहता है, 50 से ऊपर मैं ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा ऊपर जाना नहीं चाहता, क्योंकि फिर मेंस पे भी तो टाइम देना है। तो ठीक सर, कुछ बोलना था? हाँ, एक और चीज़ मैं कहना चाहता था कि प्रीलिम्स में बहुत बार आपको काफ़ी अलग तरीके से, काफ़ी एलिमिनेशन कहते हैं इस चीज़ को कॉमन भाषा में जी। तो आपको सारे तरीक़ों से एलिमिनेशन करने की कोशिश करनी। उसी मुद्दे पे आपसे पूछना चाहता हूँ। जी सर। तो आपको सारी ऐसा है, मतलब मशीन चेक करने वाली है आपका ABCD, तो मशीन को नहीं फ़र्क पड़ता कि आपने कैसे ABCD में से कौन सा गोला भरा है। तो आपको जो कुछ भी आता है वो सब लगा दो और किसी तरीके से कंक्लूड करो कि हाँ लॉजिकल चॉइस है ABCD में से कि B, जैसे आपको अगर सही लग रहा है तो भरिए उसको, पर सारे तरीके से बुकिश रहिए मत, मतलब कहने का मतलब है क्रिएटिव रहिए प्रीलिम्स। अभी हाल ही में जो 28 मई को प्रीलिम्स हुआ, तो हम लोग उन लोगों से बात की, तो कई बार इस बात शब्द का जिक्र हुआ, तुक्का लगाना। लेकिन अभी हम लोग, आप जब कैमरा ऑफ था, बात कर रहे थे कि तुक्का लगाना और उसमें माइंड गेम होता है। तुक्का लगाना ऐसा नहीं कि यार ये लग रहा है मुझे सही है तो उस पर लगा दो तुक्का, लेकिन उस पर भी माइंड गेम करना पड़ता है। तो कोई ऐसे क्वेश्चन के बारे में आप बताइए कैसे उसको करते हैं? जैसे जो बोलते हैं ना कि तुक्का लगाना चाहिए, तुक्का एक्चुअली करेक्ट वर्ड नहीं है। ऐसा नहीं है कि ABCD में से जो भी आपको सही लग रहा है वो आपने भर दिया। एक लॉजिकल गैस लेना पड़ता है और कुछ बैकग्राउंड नॉलेज होनी चाहिए वो लॉजिकल गैस लेने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ। तो मेरे टाइम पे आया था क्वेश्चन, इस साल का नहीं है। तो मेरे टाइम पे एक क्वेश्चन आया था कि वेस्ट अफ्रीका में एक नदी है, जो एक लेक है जो सूख गई है, और नीचे 4 लेक के नाम लिखे थे और हमें बताना था ये कौन सी लेक के बारे में बात कर रहे हैं। तो एक लेक सबको पता थी, उसमें लेक विक्टोरिया, वो सबको पता थी, तो वो लेक नहीं हो सकती थी, तो वो क्लियरली हट गया था। वो सबको पता है कि वो ईस्ट अफ्रीका में आती है, तो वो हट गई थी, पर बाकी 3 ऑप्शन बचे थे। तो मेरे को ये पता था, क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस का बच्चा हूँ जी, कि जो वेस्ट अफ्रीका है वहाँ पे फ्रेंच बोली जाती है आम भाषा में। तो जो लोग फ्रेंच बोलेंगे उनके लेक नदियों इनके नाम भी फ्रेंच साउंडिंग होने चाहिए। तो जो 3 ऑप्शन बचे थे उनमें से एक ही नाम था जो कि फ्रेंच जैसा लग रहा था, तो मैंने उस नाम पे गोला भर दिया था और वो नाम करेक्ट हुआ था फाइनली। तो ऑल्दो मेरे को फुल्ली श्योर नहीं था मैं कि ये करेक्ट आंसर है कि नहीं, बट ये आँख बंद करके तुक्का मारने वाली बात नहीं है। थोड़ा दिमाग से और इंटेलिजेंट गैस लेना पड़ता है कि हाँ
मेरे को पता नहीं है, लेकिन मेरे को उम्मीद है कि मोस्टली फ्रेंच नेम होगा, क्योंकि वेस्ट अफ्रीका में फ्रेंच बोली जाती है। तो ऐसे अपनी अलग अलग एस्पेक्ट्स ऑफ नॉलेज को आप यूज़ कर सकते हो कंक्लूड करने के लिए कि कौन सा ऑप्शन ज़्यादा सही है। मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिमाग आप दौड़ाएंगे तो उस क्वेश्चन को सही कर सकते हैं दिमाग के जरिए। हाँ, इनफैक्ट मैं मानता हूँ कि यूपीएससी भी आपसे चाहता है यही करना, क्योंकि उसने जिस लेक का नाम लिखा था वो इतनी छोटी लेक है, और इतने अगर इंडिया में इतनी छोटी लेक होती तो माना जाता कि आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप इंडिया के हो। लेकिन आप इंडिया के हो और अफ्रीका में कोई बहुत छोटी देश में आपकी छोटी सी लेक है जो सूख गई है, और आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, ये यूपीएससी आपसे उम्मीद नहीं कर रहा है। वो चेक करना ही चाह रहा था कि क्या आप इंटेलिजेंट गेस ले सकते हो। ये ऑफिसर क्वालिटीज़ हैं। हर वक्त फील्ड में आपको 100% नॉलेज नहीं होगी, तो कभी कभी आपको कम नॉलेज में डिसीजन लेना पड़ेगा। तो ये यूपीएससी ये क्वालिटी चेक करना चाह रहा है मेरे हिसाब से। जी सर, अगला स्टेप आता है, जो नेक्स्ट स्टेप होता है मेंस का, कहीं ना कहीं अहम भूमिका निभाता है, जिसके बारे में शुरुआती दौर में बात कर चुके हैं, और हमारे पास एक कॉपियाँ भी हैं जिसका मुझे लगता है मैं कम बोलूँगा, आप ज़्यादा बोलेंगे। और इसका बताइए कि शुरू से कितने पेपर देने पड़ते हैं, कैसे क्वेश्चन को लिखना पड़ता है, डिज़ाइन कैसे करना पड़ता है, उसके बारे में बताइए। तो मैंने 3 मेंस लिखे हुए हैं, तो 2 मेंस में मैं सेलेक्ट नहीं होता। इस मेंस में मेरे 431 मार्क्स हैं, जो कि मेंस के पॉइंट जीएस में 431 मार्क्स हैं, जो कि बहुत अच्छे मार्क्स माने जाते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा होता है, सब लोग स्ट्रैटेजी पे बात कर रहे हैं कि मेंस में क्या स्ट्रैटेजी होती है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि हर बच्चा यूनिक रहता है। तो किसी का कोई एरिया में वीक है, कोई किसी एरिया में स्ट्रॉन्ग है, सबका अपना अलग अलग हिसाब है। तो कोई एक स्ट्रैटेजी काम नहीं करती किसी के लिए भी, सबके लिए। तो इसलिए सब लोगों को खुद ही मेहनत करनी पड़ती है, खुद ही अपनी स्ट्रैटेजी डेवलप करनी चाहती है। मैंने जो नोटिस किया है, मेरे हिसाब से अगर आप पिछले बहुत सारे सालों के जो सेलेक्टेड बच्चे हैं उनके मेंस के आंसर पढ़ेंगे, तो आपको खुद समझ में आने लगेगा कि वो कैसे आंसर लिखते हैं, और आपको बहुत सारी ऐसी कॉमन चीज़ दिखेंगी सारे बच्चों में, जिससे आपको समझ में आएगा कि एक अच्छा आंसर क्या होता है मेंस में। कहीं ना कहीं ढांचा तैयार करने में आपको मदद मिलेगी आंसर का जो होता है। हाँ, बहुत बार हमें पता होती है नॉलेज, पर हम वो नॉलेज लिखते नहीं है। हम उस नॉलेज को, जो ढांचा बोल रहे हैं, मतलब प्रेजेंटेशन कैसे करनी है पेपर में, वो प्रेजेंटेशन करेक्ट नहीं करते हैं। लेकिन जो सेलेक्टेड बच्चे होते हैं उनकी ये चीज़ें सही होती है, उनकी ये चीज़ें अच्छी होती है हमसे, इसलिए वो सेलेक्ट हो जाते हैं। तो जब मैंने पिछले साल के बहुत सारे बच्चों को पेपर डाउनलोड करे, ऐसे प्रिंट निकाले मैंने उनके पेपर, बहुत सारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे आपको, उनके मॉक टेस्ट मिलते हैं। तो उन मॉक टेस्ट को पढ़ के आपको खुद समझ में आएगा कि एक अच्छा आंसर क्या है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये पेपर इसलिए लाया था, जैसे इस पेपर से हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ बच्चे ने 2 टाइप के हाईलाइटिंग की हुई है। यहाँ पे एक बक्से में हाईलाइटेड है जो कि मेजर हाईलाइट है, और दूसरी अंडरलाइन है बहुत सारी जगह पे। तो ये स्ट्रैटेजी सिर्फ इस कैंडिडेट के पेपर में नहीं दिखेगी, बहुत सारे पेपरों में दिखेगी। मैं भी इसको यहीं से कॉपी किया हूँ और मैंने अपने एक पेपर में उतारना चालू कर दिया। दूसरी चीज़, अब जैसे ये 15 नंबर का क्वेश्चन था, एक पेज भरा, दूसरा पेज भरा, तीसरा पेज, इसमें एंड में कोई स्पेस नहीं छोड़ी है। ऐसे ही मैं भी करता था, और मैंने पाया बहुत सारे सेलेक्टेड बच्चे भी ऐसे ही करते थे, वो एंड में स्पेस नहीं छोड़ते थे। फिर ये है, जैसे अब ये जो आंसर है बच्चे ने, इस आंसर को देखते ही क्लियरली कोई पॉइंट गिन सकता है। ऑल्दो ये डॉट फॉर्मेट में लिखा है, सजेस्टेड रहता है 1 2 3 4 फॉर्मेट में लिखो, पर अगर आप देखोगे तो 10 नंबर में 8 पॉइंट यहाँ लिखे हैं क्लियरली, यहाँ 10 नंबर में 14 पॉइंट लिखे, एकदम क्लियरली दिख रहा है कि ये कितने पॉइंट लिख रहा है। तो ऐसे अगर आप देखोगे तो बहुत सारे बच्चों के आंसर में आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये सीधा सीधा इसने ऐसे पॉइंट्स लिख रखे, ये पॉइंट्स हैं, ये आंसर है। जैसे ये किसी और बच्चे की कॉपी है, इसमें जैसे ये आर्ट एंड कल्चर का आंसर है, तो यहाँ पे एकदम क्लियरली देख के पता चलता है कि ये डायमेंशंस है, जिन डायमेंशंस में इसने एक पॉइंट ईच डायमेंशन लिखा है। इसका ये तरीका ऑल्दो सही है, इस बच्चे का सिलेक्शन भी हो गया है इस तरीके से। मैं सिमिलर काम करता हूँ, पर मैं डायग्राम बजाय ऐसे लिखने के मैं टेबल बना देता हूँ जिसमें क्लियरली डायमेंशन दिखती है, उभर के आती है। तो इस वजह से फ़ायदा मिलता है। यहाँ पे अगेन इसने दूसरे आंसर में भी यही लिखा है। तो ये इनफैक्ट अगर देखोगे तो बहुत सारी जगह इन्होंने ऐसे ही किया होगा। तो इस वजह से इसका आंसर जब कोई पढ़ेगा, प्रोफेसर जो चेक करेगा, उसको क्लियरली दिखेगा कि हाँ बच्चे ने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। ये एक और टॉपर की राइटिंग है। अब ये राइटिंग मेनली मैं ये पेपर इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ, इसमें राइटिंग बहुत अच्छी है।
अब आप खुद सोचिए, एक एग्जामिनर जो सुबह से लेकर शाम तक पेपर चेक कर रहा है और उसको आपके आंसर को पढ़ने में दिमाग लगाना पड़ रहा है कि ये क्या शब्द लिख दिया है आपने, सी लिखा है कि एल लिखा है, तो उसको थोड़ी इरिटेशन होगी और वो इरिटेशन फ्रस्ट्रेशन आपको 4 की जगह 3.5 दे देगी। मतलब कहीं ना कहीं आसान भाषा में और कम शब्दों में अपनी बातों को रखने का प्रयास करें जिससे एग्जामिनर भी खुश हो जाए। हाँ, करते समय आपको ये सोचना पड़ेगा कि एग्जामिनर पेपर को कैसे देखता है, और ये पढ़ के आपको समझ में आएगा कि अच्छी राइटिंग का फ़ायदा होता है। कुछ एस्पेक्ट्स है, जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में ये जो स्ट्रेटजी अपनाते हैं, इसमें ब्लॉक बना रखे हैं इन्होंने, एक सब हेडिंग दी हुई है। तो जो नोटिस करने वाली बात है, क्वेश्चन में भी वर्ड क्रिटिसाइज्ड यूज़ किया गया, सब हेडिंग में भी वर्ड क्रिटिसाइज्ड यूज़ किए गए, क्वेश्चन में इंपॉर्टेंस यूज़ किए गए, यहाँ पे भी सब हेडिंग में इंपॉर्टेंस है, क्वेश्चन में क्राइटेरिया यूज्ड बाय देम किया गया, सब हेडिंग है क्राइटेरिया यूज्ड। तो ये बच्चे का आंसर जब कोई एग्जामिनर पढ़ेगा तो उसको क्लियरली दिखेगा कि जी 3 सवाल पूछे थे क्वेश्चन में और इसने तीनों सवाल पे 5-5 6-6 पॉइंट लिखे हैं, एकदम साफ साफ दिखेगा उसको। तो ऐसी बहुत सारी और भी बच्चों को आप जब पढ़ोगे, अलग अलग लोगों के पढ़ोगे, अलग अलग एक्सपीरियंस, कोई अलग तरीके से लिखता है, कोई किसी और तरीके से लिखता है, तो आपको भी समझ में आएगा कि यार कुछ एस्पेक्ट मैं अपने आंसर में कॉपी कर सकता हूँ जिससे मेरे आंसर की क्वालिटी इंप्रूव हुए और फाइनली मुझको आधा 1 नंबर एक्स्ट्रा मिले। जैसे इसमें इन्होंने ये डायग्राम सा बनाया है ताकि अपने 5-6 पॉइंट को एक ही जगह पर संक्षेप में छोटे से में लिख दें। आगे भी इन्होंने ऐसे यूज़ किया हुआ है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगेन डायग्राम है, अगेन डायग्राम। तो ये डायग्राम बना के अपनी बातों को ज़्यादा पॉइंट क्लियरली दिखाना चाह रहे हैं कि हमें ये सारे पॉइंट्स पता है। यहाँ पे अगेन डायमेंशन आ गई, ये एक ज्योग्राफी का पेपर था जो मैं दिखाना चाह रहा था। जैसे डिज़ास्टर मैनेजमेंट आता है, तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट में सारे सेलेक्टेड बच्चे 3 फॉर्मेट में यूँ लिखते हैं आंसर को, कि डिज़ास्टर से पहले क्या करा जाना चाहिए, डिज़ास्टर के वक्त क्या किया जाना चाहिए और डिज़ास्टर के बाद क्या किया जाना चाहिए। सब लोग इसी फॉर्मेट को यूज़ करते हैं और ये आप जब बच्चों के आंसर पढ़ोगे, सेलेक्टेड बच्चों के, आपको खुद दिखेगा। ज्योग्राफी वाले बच्चे सारे डायग्राम बनाते हैं, वर्ल्ड मैप बनाते हैं। इंडिया का मैप इस पेपर में नहीं है, ज़रूरत नहीं पड़ी होगी, पर वर्ल्ड मैप अगेन वर्ल्ड मैप बनाते हैं। तो जब आप खुद, ये तो कुछ एग्जाम्पल्स थे जिनसे मैं दिखाना चाह रहा था, अपना पॉइंट रखना चाह रहा था, पर मेरा मेन पॉइंट ये है कि आपको खुद 15-20 टॉपर्स के हर साल के आंसर डाउनलोड कर लो और इंटरनेट पे मॉक टेस्ट पड़े रहते हैं इनके, और उनको पढ़ना चालू करो। एक बार जब आप उनके आंसर पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा आंसर क्या होता है। एक बार ये अगर आपको समझ में आ गया, फिर आप कोशिश करो अच्छा आंसर लिखने की, और उसके बाद कोशिश करो 3 घंटे के अंदर अच्छा आंसर लिखने की। तो ये मैं चाहता था, मेन पॉइंट है कि आपको पुराने बच्चों के आंसर पढ़ने चाहिए ताकि आपका खुद का आंसर अच्छा बने। तो जो आपने ये भी दिखाया है, तो ये प्रॉपर जो आप यूपीएससी मेंस में लिख के आए, तो वो कॉपियाँ हैं या किसी कोचिंग संस्थान में जब लिखते हैं उसकी कॉपियाँ? ये तो ऐसा होता है, यूपीएससी की कॉपीज मिलती नहीं है, वो पब्लिक भी नहीं है। हाँ। किसी की भी यूपीएससी की कॉपी पब्लिक नहीं है। ये सारी बच्चों के मॉक टेस्ट की कॉपी है जो इन्होंने कोचिंग में सेंटरों में दी है। अब मॉक टेस्ट में ऐसे रहता है 1 2 3 4 5 6 7 8 मॉक टेस्ट होता है। तो यूजुअली जो 7-8 मॉक टेस्ट होता है 7-8 नंबर वाला, वो बच्चे ने जब वो मेंस लिखने वाला होगा उससे 10-15 दिन पहले लिखा होगा आंसर। तो मतलब वहाँ पे आप मान सकते हो कि ये ऐसा आंसर है जो इस जैसा ही आंसर हो एक्चुअल मेंस में भी लिख के आने वाला है। तो वो वाले मॉक टेस्ट उठाइए, 7-8 नंबर टाइप के मॉक टेस्ट उठाइए, ताकि जो वो मेंस में लिख के आता बच्चा उससे ज़्यादा से ज़्यादा मैचिंग आंसर वो मॉक टेस्ट में भी लिख रहा होगा आपको मिले। तो सर आप बात कर रहे थे कि कम से कम 10-15 टॉपर्स की कॉपियाँ देखनी चाहिए, कैसे क्या लिखना चाहिए। तो वहाँ एक बात ये बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में हम लोग लिंक देंगे जो कि जीएस स्कोर का एक लिंक है, जिस पे आपको टॉपर्स के लगभग 300 टॉपर्स के मेंस में जो लिखी हुई कापियाँ वहाँ मिल जाएंगी। और मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की कॉपियाँ देखोगे तो एक प्रकार से एक आउटपुट निकल के आएगा कि आपको कैसे संरचना बनानी चाहिए लिखने का। हाँ, तो आप लिंक से जाकर लिंक देख सकते हैं कि कैसे कॉपी लिखी जाती है। सर ये तो हुआ मेंस, लेकिन इसके बाद एक अगला पड़ाव होता है जहाँ से ये क्लियर होता है कि आप कुछ बनेंगे भी कि नहीं बनेंगे। बनेंगे तो क्या बनेंगे, आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, जो भी बनेंगे। इंटरव्यू होता है। हाँ, तो इंटरव्यू में क्या, इंटरव्यू के लिए पहले से तैयारी करनी चाहिए, करनी पड़ती है, मिरर के सामने जाकर बोलने की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ऐसा कुछ? तो मैं ये कहना चाहूँगा इंटरव्यू को बहुत सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू 275 नंबर का होता है और
अगर आपका इंटरव्यू बुरा गया तो 130 मिलेंगे आपको, और अगर आपका इंटरव्यू अच्छा गया तो 200 के आसपास भी मिल सकता है। तो 70 नंबर का वेरिएशन और किसी पेपर में नहीं होता। जीएस का पेपर बुरा गया तो 90 मिलेंगे, अच्छा गया तो 110 मिलेंगे, पर इंटरव्यू में अभी ये 20 इंटरव्यू में ये 70 हो जाता है। तो इसलिए इंटरव्यू को सीरियसली लीजिए। पर इंटरव्यू में आप समझिए, अब जैसे कोई इंटरव्यूअर है, तो जब आप आधे घंटे बाद उससे बात करेंगे और आप कमरा छोड़ के चले जाएंगे तो उसको याद नहीं रहेगा कि आपके आंसर क्या क्या थे, लेकिन उसको एक इमेज रहेगी आपके बारे में, एक परसेप्शन रहेगी, और वो उस परसेप्शन के बेसिस पे मार्क्स देने वाला है। इसलिए इंटरव्यू में एक्चुअली वो प्रेजेंटेशन आपकी जो आपका पर्सनैलिटी है वो वही चेक करना चाह रहे हैं, लेकिन वो पर्सनैलिटी आपके आंसर्स के थ्रू चेक करेंगे। तो आपके आंसर में मैच्योरिटी दिखनी चाहिए जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वरना फ़ायदा नहीं है। ओके सर, आपने बताया कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन आप ये बताइए कि आपने उसका जवाब क्या दिया था, क्योंकि उसको प्रदर्शित करने का भी कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है इंटरव्यू, उसी के नंबर मिलते हैं। तो मेरे से जो सवाल पूछा गया था वो ये था कि टेक्नोलॉजी कैसे समाज में इम्पैक्ट ला सकती है। तो मैं क्योंकि आईआईटी बॉम्बे से था तो मेरे को पूरी उम्मीद थी कि एग्जामिनर जो है, जो इंटरव्यूअर था, वो मुझसे जानना चाह रहे थे कि कैसे हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करके समाज की दिक्कतों को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मैं ये सवाल प्रिपेयर करके आया हुआ था, मेरे को एकदम 100% पता था ये सवाल मुझसे पूछा जाएगा, और मैंने उनको जवाब जो दिया वो बिल्कुल अनऑर्थोडॉक्स जवाब था। मैंने उनको कहा कि टेक्नोलॉजी समाज की दिक्कतों को सॉल्व नहीं कर सकती है, क्योंकि समाज की दिक्कतें सामाजिक वजहों से आती है। फॉर एग्जांपल, जो मैंने एग्जांपल इंटरव्यूअर को भी बताया था, मैंने कहा कि भुखमरी की जो समस्या है वो टेक्नोलॉजी का सल्यूशन ये है कि जी आप खाने की उपज बढ़ाते रहो। ग्रीन रेवोल्यूशन में भी इंडिया ने यही किया था कि उपज ज़्यादा से ज़्यादा करते रहो ताकि सब तक खाना पहुँचे। लेकिन जब आप एक्चुअली में देखोगे तो इंडिया आज भी खाना जितना इंडिया की डिमांड है उससे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, लेकिन फिर भी सारे लोगों में डिस्ट्रीब्यूशन करेक्ट नहीं है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ऐसा है कि जो अमीर आदमी है वो तो खाना वेस्ट भी कर पा रहा है, और जो गरीब आदमी है उसको 2 रोटी के लिए भी मेहनत करनी पड़ रही है। तो इसमें टेक्नोलॉजी क्या करेगी? ये सामाजिक प्रॉब्लम है, तो सामाजिक ही सल्यूशन आएगा, और इसीलिए टेक्नोलॉजी इस सल्यूशन में और समाज के प्रॉब्लम्स में हेल्प कर सकती है। जैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी ने पेमेंट्स को इजी कर दिया है, पर वो पूरी तरीके से सॉल्व नहीं कर सकती है। तो ये मेरा जवाब था, ये मैं प्रिपेयर करके गया हुआ था, और एग्जामिनर लोग भी सुन के खुश हो गए थे। कहीं ना कहीं प्रभावशाली जवाब है आपने जो बताया। हाँ, उनको उम्मीद थी कि मैं ऐसा जवाब नहीं दूंगा, लेकिन मैंने प्रिपेयर कर रखा था और मुझे पता था ये जवाब सुनने के बाद अच्छा लगता है। ओके सर, लास्ट में हमारे व्यूअर्स को कुछ संदेश देना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में तमाम बच्चे होंगे जो प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू देंगे, कुछ उसमें से आईएएस आईपीएस और आईआरएस भी बनेंगे, तो उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बच्चा भी प्रिपेयर करना चाह रहा है, ये करने की आशा रखता है, वो इस पेपर से डरे ना। ये पेपर लोग डराते बहुत है, पेपर भी बहुत डराता है। ये ऐसा नहीं है कि आप आईआईटी के ही हो तो ही आपसे ये पेपर होगा। आप किसी भी कॉलेज से हो सकते हो, आप ये पेपर निकाल सकते हो। हर पेपर अलग होता है और हर पेपर को उतनी मेहनत करनी पड़ती है। जो वो मेहनत कर देगा, जितनी जरूरत है इस पेपर के लिए, वो इस पेपर को पास कर जाएगा। आपके हिस्ट्री से किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ। अभी मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, मेरे मन में कभी नहीं आया कि यूपीएससी करना चाहिए, लेकिन आज जब आपसे मिला मुझे भी लगता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। तो इसकी शुरुआत मैं कहाँ से करूँ अगर कोई करना चाहे? तो मेरे केस में तो जब मेरे को फील हुआ था कि मेरे को यूपीएससी करना है, तो मैंने एक कोचिंग सेंटर में ज्वाइन कर लिया था, ताकि मैं क्योंकि मैं ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड का था नहीं, तो कोचिंग सेंटर से मेरे को एक इनिशियल डायरेक्शन मिल गई थी कि किस दिशा में जाना है। लेकिन अगर आप पे इतना पैसा नहीं है या आप इतना कमिटेड नहीं हो कि आप 1.5 लाख के करीब का एक कोर्स लेना चाहते हो कोचिंग सेंटर में, तो एक तरीका जो है स्टार्ट करने का वो है एनसीईआरटी किताबें। तो आप 11वीं 12वीं की ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट्स की एनसीईआरटी किताबें डाउनलोड कीजिए और उनको पढ़ने की कोशिश कीजिए। एनसीईआरटी की वेबसाइट पे ऑफिशियली अवेलेबल रहती है फ्री में ये किताबें। उनसे आप एक स्टार्टिंग दिशा ले सकते हो कि ये आपको ये सब सब्जेक्ट्स पढ़ने में रुचि आएगी कि नहीं आएगी। अगर 11वीं 12वीं की थोड़ी डिफ़िकल्ट लगी है तो 7वीं 8वीं 9वीं इन क्लासों से भी चालू किया जा सकता है। ओके सर, थैंक यू। नमस्कार।